हेलो स्टूडेंट, आज हम आपके लिए जो है मैथ का चौथा चैप्टर लेकर के आए हैं जिसका नाम है सारणी। ठीक है, डिटर्मिनेंट हमारे पास चैप्टर है। ये चैप्टर बहुत ज़बरदस्त है और इस चैप्टर के अंदर आपको बहुत अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। यूज हम थोड़ा मैट्रिक्स का भी करेंगे, लेकिन हमारे पास जो चैप्टर होगा वो सारणी, क्योंकि हमने जो क्वेश्चन है जो मैट्रिक्स के अंदर आपसे बताया था 3.4 एक्सरसाइज करी थी, उसके अंदर हमने डिटर्मिनेंट भी कुछ प्रयोग किया था। लेकिन आप यहाँ पर इस जबरदस्त चैप्टर को सीखोगे और बहुत अच्छे तरीके से आपको इस चीज के बारे में बताया जाएगा, क्योंकि जो हमारे पास डिटर्मिनेंट है, जो हमारे पास फोर्थ चैप्टर है मैथमेटिक्स का, वो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा चैप्टर है। आज आपको इसकी कुछ बेसिकली जानकारी आपको सारणी की दी जाएगी। सबसे पहले आपको कुछ बातें अपने मस्तिष्क में याद रखनी है, कुछ बातें आपको समझनी है। सारणी को हम कैसे सोल्व करेंगे, कैसे ऑपरेशन लगेंगे इसके अंदर, और कैसे इन चीजों को हम सेटिस्फाई करेंगे अदर मैट्रिक्स के साथ, इस चीजों को आपको समझना है। सबसे पहले आपको एक बात याद रखनी है कि हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स हो, कोई भी हमारे पास मैट्रिक्स हो, और यदि हमारे पास मैट्रिक्स यानी कि कोई भी हमारे पास सारणी दी हुई है, ये चीज और एक चीज हो, ये जो हमारे पास चिन्ह होगा ये मैट्रिक्स का चिन्ह बताया था, आव्यूह का चिन्ह बताया था। यदि हम इसे मोड के रूप में लिखते हैं कि सीधे हमारे पास दोनों के दोनों जो डंडे हैं वे दोनों सीधे होंगे, तो ये सारणी का रूप ले लेता है। दोनों के अंदर एलिमेंट उतने होते हैं, क्रॉस जो हमारे पास ऑर्डर होती है 2 क्रॉस 2 3 क्रॉस 3, ऑर्डर की बातें दोनों में सेम होती है। लेकिन यदि ये हमारे पास डंडे हैं ये बराबर से मुड़ जाते हैं तो हमें मैट्रिक्स प्राप्त होती है। लेकिन यदि ये डंडे हमारे पास मोड के रूप में होते हैं तो हमें सारणी प्राप्त होती है, सारणी प्राप्त होती है, डिटर्मिनेंट प्राप्त होती है। आपको याद रखना है कि कोई भी आपके पास डिटर्मिनेंट हो, कोई भी आपके पास डिटर्मिनेंट होगी, आपको ये कुछ चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से याद करनी है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सारणी को कैसे मैट्रिक्स में लिखा जाता है, किस रूप में लिखा जाता है, और आव्यूह यानी कि जो मैट्रिक्स है उसको हम किस रूप में लिखते हैं। तो सबसे पहली बात आपको याद रखनी है, किसी भी डिटर्मिनेंट की यदि कोई रो अथवा कॉलम, कोई भी हमारे पास रो हो, चाहे वो पहली रो है, दूसरी रो है, तीसरी, कोई भी एक रो के टोटल एलिमेंट हमारे पास 0 0 आ जाए, टोटल एलिमेंट हमारे पास 0 0 आ गए, यानी कि देखो हमारे पास जो R1 है उसके टोटल एलिमेंट 0 0 है। चाहे हमारे पास कॉलम के, यानी कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं किसी भी कॉलम के एलिमेंट 1 2 3 हमने ले ले 0 0 0, यहाँ पर कुछ भी ले सकते हो आप। यानी कि बात कहने की यह है कि हमारे पास जो सारणी होगी, जो डिटर्मिनेंट होगी, इसकी कोई भी रो अथवा कॉलम के एलिमेंट हमें 0 0 प्राप्त हो जाए तो उस सारणी का मान 0 होता है, उस सारणी की वैल्यू 0 होती है। पहली ये बात आपको याद रखनी है। दूसरी बात आपको याद रखनी है, यदि किसी सारणी की 2 रो अथवा कॉलम आपस में इक्वल आ जाए, यानी कि 1 1 1 2 3 4 1 1 1, तो यहाँ पर हमारे पास जो C1 है वो इक्वल है C3 के, चाहे रो आ जाए चाहे कॉलम आ जाए, बात एक ही है। या फिर आपके पास इस प्रकार से आ जाए 1 2 3 और हमारे पास 1 2 3 5 6 7, यहाँ पर हमारे पास जो इक्वल है वो C1 इक्वल है C2 के, चाहे ये R1 इक्वल होता R2 के, चाहे R1 इक्वल होता R3 के, चाहे R2 इक्वल होता चाहे कोई सी भी रो कॉलम, यदि 2 रो कॉलम के हमारे पास एलिमेंट इक्वल मिलते हैं तो उस सारणी की वैल्यू भी हमें 0 प्राप्त होती है। ये चीजें आपको याद रखनी है। और तीसरी बात आपको याद रखनी है, यदि हम किसी सारणी, कोई भी हमारे पास सारणी है, उस सारणी की एक रो अथवा कॉलम को चेंज कर दे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुछ भी हमने एक एलिमेंट मतलब एक मैट्रिक्स जो हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है उस फॉर्म को लिया है, इस डिटर्मिनेंट फॉर्म की किसी रो अथवा कॉलम को चेंज कर दिया आपस में, किसी रो अथवा कॉलम को, मैंने रो को चेंज कर दिया, आप चाहे कॉलम को चेंज कर दें, किन्हीं 2 रो को यदि हम चेंज कर दें, मतलब R2 को R1 में लिख दें 2 5
8, उसके बाद R1 को R2 के स्थान पर लिख दे 1 4 7 3 6 9। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती, जो वैल्यू इसकी आ गई वही वैल्यू इसकी आ गई, लेकिन चिन्ह बदल जाएगा, जो हमारे पास होगा माइनस होगा। लेकिन यदि अब फिर दोबारा से हम किसी रो कॉलम को चेंज कर दें, तो फिर माइनस आएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यानी कि ध्यान रखना है, दो रो अथवा कॉलम को चेंज करने पर जो हमारे पास वैल्यू प्राप्त होती है वो मैट्रिक्स की जो वैल्यू होती है वो समान होती है, लेकिन माइनस की होती है, चिन्ह बदल जाता है। तो चौथी बात आपको याद रखनी है, जब आप किसी भी मैट्रिक्स का प्रसार करेंगे, हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स 2 3 4 5 6 0 8 9 1, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स ही है हमारे पास। उसके बाद इसी के अलावा हम बात कर ले, एक मैट्रिक्स हमारे पास है 2 3 5 0 0 2 3 5 6, ये हमारे पास मैट्रिक्स है। तो जब आप इसको प्रसार करें, मतलब इसको आप एक्सपेंडिंग करोगे, किसके अलोन करोगे, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आपको ध्यान रखना है, वैसे तो आप इसका जो मान वैल्यू निकालनी आप निकालोगे, वो मैं सिखाऊंगा आपको कैसे निकाली जाएगी, लेकिन आपको ये चीज ध्यान रखनी है, जिस रो और कॉलम में सबसे अधिक जीरो होंगे, उस रो कॉलम के सापेक्ष इसका प्रसार किया जाएगा, इसको एक्सपेंडिंग किया जाएगा, इसको वैल्यू निकालने के लिए उसका प्रयोग किया जाएगा। जैसे इसमें सबसे ज्यादा जीरो है हमारे पास, किसके अंदर सबसे ज्यादा जीरो है, C1 के अंदर सबसे ज्यादा जीरो है, तो C1 के सापेक्ष हम इसका प्रसार करेंगे, इसकी एक्सपेंडिंग करेंगे। इसी प्रकार इस मैट्रिक्स में आप किसी के सापेक्ष, लेकिन जीरो यहाँ पर है तो आप इसके सापेक्ष भी कर दो, इसके सापेक्ष भी कर सकते हो, और इच्छा तुम्हारी है, वरना आप सीधे भी कर सकते हो। तो ये कुछ बातें थी जो आपको समझनी है, और भी बहुत सारी बातें हैं इसके बीच में जो आपको बताई जाएंगी, लेकिन हम आज आपको वैल्यू बताने आए। बहुत जबरदस्त चैप्टर है जो बीच में हम आपके लेकर के आए हैं, डिटर्मिनेंट, और आपको अच्छी तैयारी के लिए आपको एक मतलब ये मान करके चलिए कि आपको कुछ बच्चे क्या मतलब ये बिल्कुल हकीकत बात है जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूं, कि जो हम ऑफलाइन पढ़ते हैं टीचर पर, वहां पर हम ज्ञान को ज्यादा अर्जित कर लेते हैं, लेकिन जब हम ऑनलाइन की बात करते हैं तो हम ज्ञान को अर्जित करने में वंचित रह जाते हैं। ये सबसे, इसका कारण क्या है, ये सबसे बड़ी समस्या बच्चों के आगे बन जाती है कि जब हम मतलब आप लोग ऑनलाइन पढ़ते हो, ऑनलाइन पढ़ने पर आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट छूट जाते हैं और बहुत सारी चीजें आप नहीं समझ पाते। तो आप लोगों से सबसे बड़ी जो समस्या बच्चों के आगे आती है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। दो बातें रख करके आपकी टोटल समस्या को मैं समाप्त कर दूंगा। सबसे पहले तो आप जिस चैनल से या जिस सर से जुड़े हुए हैं, आप केवल और केवल उन्हीं सर से जुड़े रहे। आप, मैं ये नहीं कह रहा कि आप हमसे जुड़े, आप जिसका आपको अच्छा लगता है, जहां से आपकी ज्यादा समझ में आता है, आप उनसे जुड़े, और उनसे जुड़ करके उनकी प्रॉपर आप यदि डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स कुछ भी आपको चैप्टर पढ़ाया जा रहा है और आपको चैप्टर मैंने डिटर्मिनेंट आपको पढ़ाना शुरू किया है और आप मेरे से जुड़े हुए हो या आप किसी और सर से जुड़े, तो पूरे डिटर्मिनेंट को उन्हीं सर से पढ़ें, तभी आप उसकी गहराई को समझ सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। क्योंकि कुछ चीजें मैं स्टार्टिंग में बताता हूं, ठीक है ना, दूसरे सर उन चीजों को बीच में बता रहे हैं, ठीक है ना। यानी पूरा चैप्टर एक्सप्लेन जब आपके आगे हो जाएगा तो आपको टोटल चीजें मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आप थोड़ी समय के लिए इस वीडियो को देखें, यार ये चीज समझ में नहीं आई, इन सर ने ये चीज नहीं बताई है, उस सर ने ये चीज नहीं बताई है, और आप आपस में तुलना करने लग जाएं, तो आप ऑनलाइन जो हमारी तैयारी है उससे वंचित रह जाते हो। ये सबसे बड़ा जो है बच्चों के अंदर ये मान लीजिए आपका दोष है एक। तो आप ऑनलाइन से यदि ज्यादा से ज्यादा तैयारी करना चाहते हैं और ऑनलाइन से आप सब कुछ यानी प्रॉपर ज्ञान लेना चाहते हैं, तो आप किसी एक जिसको आप अपना आइडियल मानते हो, आइडियल बना करके किसी एक सर को फॉलो कीजिए और आप 1 बाय 1 उनकी सारी वीडियो पढ़िए, आपको टोटल ज्ञान मिलेगा। समझिए बच्चों, तो आपको
ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बच्चे जो है ना भटक जाते हैं। अब यूट्यूब खोला, अब डिटर्मिनेंट को बहुत सारे सर का खुला डिटर्मिनेंट पढ़ाने के लिए, अब इसका देखा थोड़ी देर बोला चल कुछ नहीं, दूसरे का खोल कर देखा ये कुछ नहीं, ये ज्यादा अच्छा चमक रहा है इसको देख लीजिए खोल करके, तो हम भटक जाते हैं। आपको भटकना नहीं है, मगर किसी एक को आइडियल बनाइए और आइडियल बना करके आपको प्रॉपर तैयारी कीजिए उस चैप्टर की, उस सब्जेक्ट की, जो भी आपको पढ़ना है, किसी भी सर से कोई सा भी आप सब्जेक्ट ले लीजिए, एक सर को आइडियल बनाइए अपना, आपको कामयाबी मिलेगी, अच्छी कामयाबी मिलेगी। आपको पूरी एनर्जी के साथ यहाँ पर सभी सर पढ़ाने के लिए आ जाते हैं, लेकिन आप लोग क्या करते हैं, उनकी कुछ कुछ वीडियो को देखते हैं, बाकी छोड़ देते हैं और फिर रहते हैं कि हमारे चैप्टर सर ये चैप्टर समझ में नहीं आता। तो आप अपने आप को इन चीजों से बचाएं और फोकस करके पढ़ें। चलो खैर कोई बात नहीं, आगे आप देखेंगे हम जो अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज लेकर के, यानी कि इसके अंदर जो एक्सरसाइज हमारे पास है वो 4.1 लेकर के आए हैं और आपको हम यहाँ पर वैल्यू निकालनी बताएंगे क्वेश्चन की। मैं क्वेश्चन ही लेकर के चलूंगा। पहला क्वेश्चन हमारे पास एनसीईआरटी मैथ का जो पहला पर्सन यहाँ पर दिया हुआ है वो क्वेश्चन उन्होंने दिया है 2 और -5 4 -1 और उन्होंने कहा है इसकी वैल्यू ज्ञात कीजिए, इसका मान ज्ञात कीजिए। मैं आपको बता दूं कि जो 2 क्रॉस 2 हमारे पास होती है, ये हमारे पास है A1 या हमारे पास A B C और D, और हमें यदि इसकी वैल्यू निकालनी है तो हम सबसे पहले कैसे वैल्यू निकालेंगे, सबसे पहले इन दोनों एलिमेंट की मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि A की मल्टीप्लाई हम किस में करेंगे, D में, तो हमारे पास आएगा AD, और जब हम इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो चिन्ह आता है माइनस का, B की मल्टीप्लाई C में तो कितना आया BC, और इसकी वैल्यू जो हमारे पास सारणी की वैल्यू आई, जो मान इसका आया वो हमारे पास AD माइनस के BC आया। इसी प्रकार आपके पास ये मैट्रिक्स दी हुई है, इस मैट्रिक्स का आपको मान निकालना है, और इस मैट्रिक्स का मान निकालने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, और जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 की मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो आपको -2 प्राप्त होगा, और चिन्ह हमारे पास क्या आता है, माइनस का, चिन्ह क्या माइनस का। फिर हम जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 5 की मल्टीप्लाई जब 4 में करेंगे तो हमारे पास माइनस, देखो ये माइनस है, -20 आएगा, कितना आएगा 20। अब जो हमारे पास बनेगा -2 माइनस प्लस के 20, तो हमारे पास इक्वल 18, ये हमारे पास इसका मान प्राप्त होगा। इसी प्रकार आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, उन्होंने ये दिया क्वेश्चन cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, और कहा है इसका मान ज्ञात कीजिए। इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, तो उसके लिए आपको इसकी मल्टीप्लाई से cos की cos में मल्टीप्लाई हमारे पास cos स्क्वायर थीटा होगी। अब देखो माइनस का चिन्ह आएगा, जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम, देखो साइन की साइन में साइन स्क्वायर, लेकिन चिन्ह क्या आएगा माइनस का, और माइनस हमारे पास है तो प्लस का क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और इसका जो मान होता है हमारे पास 1 होता है, जो हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ करके आए हैं। उसके बाद इसका एक नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सेकंड पार्ट दिया हुआ है, और सेकंड पार्ट में उन्होंने दिया है क्वेश्चन ये दिया हुआ है x² माइनस के x प्लस के 1, x प्लस के 1, x माइनस के 1 और x प्लस के 1, ये हमारे पास है। अब यहाँ पर देखो जो हमारे पास आपको मल्टीप्लाई करनी है, सबसे पहले इसकी इसमें मल्टीप्लाई कीजिए। जब इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास x प्लस के 1 की मल्टीप्लाई किसमें, x² माइनस के x प्लस के 1 में, और उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई इसमें तो चिन्ह कहेगा माइनस का, तो x प्लस 1 की मल्टीप्लाई किसमें होगी, x माइनस 1 के अंदर, ये हमारे पास है। अब देखो दोनों में से हम कुछ चीजें कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन क्या आएगा हमारे पास, x प्लस के 1, क्या बचेगा हमारे पास x² माइनस के x प्लस के 1। देखो ये तो कॉमन होगा, ये हमारे पास माइनस का चिन्ह जब यहाँ पर खोलेंगे तो माइनस के
x और प्लस के 1, ये हमारे पास आएगा। तो ये बनेगा x प्लस के 1 और हमारे पास एक्स स्क्वायर, देखो माइनस के x और माइनस के x, माइनस के 2x और प्लस के 2, ये हमारे पास क्वेश्चन सोल्व होगा। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चनों को सोल्व करना है। उसके बाद जो तीसरा प्रश्न आपसे दिया हुआ है वो कुछ इस प्रकार से है, इसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स दी हुई है आपसे, मतलब और A इक्वल, ये दी हुई मैट्रिक्स 1 4 2 2, ये देखा। और उन्होंने कहा कि आपको दिखाना है कि जो 2A का मोड इक्वल होगा हमारे पास 4A का मोड, ये हमारे पास, यानी कि हमारे पास सबसे पहले तो आप 2A निकालो। सबसे पहले क्या निकालो? मैट्रिक्स 2A, और मैट्रिक्स 2A यानी कि 2 मैट्रिक्स को लिखो, A का मान कितना है 1 4 2 2, तो 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 2A इक्वल हमारे पास आ जाएगा। जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना बनेगा हमारे पास, और 4 4, ये हमारे पास है। आपको इसका मान निकालना है, इसका मोड निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है, डिटरमिनेंट बनाना है इसको। जब इसका मान निकाल लेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये बन जाएगा 2 8 4 4, ये हमारे पास है। तो इसका जो मान होगा, देखो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करें, और जब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 4 दूनी 8, और माइनस, चिन्ह माइनस का, अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो, जब इसकी मल्टीप्लाई है तो 8 की 4 में 8 चौक 32, और इसमें से इसको घटा दीजिए, और जब इसमें से इसको घटाएंगे तो हमारे पास माइनस की कितना आएगा 24, तो ये हमारे पास किसका मान आएगा। और उसने कहा है हमें जो दिखाना था, हमसे कहा कि ये क्या दोनों आपस में इक्वल हैं, ये हमारे पास दिया हुआ है। तो सबसे पहले जो A दिया हुआ है, यानी कि हमारे पास किसका मान आएगा, मोड 2A की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी माइनस के 24। अब हमें मोड A निकालना है, पहले किसको निकाल लेंगे, मोड A को, और जब मोड A निकालेंगे तो हमारे पास बनेगा 1 4 2 2, और इसकी मल्टीप्लाई करो। अब देखो 2 की 1 में 2, माइनस का चिन्ह आएगा, कितने बड़े हमारे पास 8, तो माइनस के कितने आएंगे 6। अब ये किसका मान है, A का मोड, हमें किसका मिला 4, A की वैल्यू, तो 4 की गुणा कर देंगे माइनस के 6 में, तो कितना हो जाएगा माइनस के, तो दोनों क्या है आपस में इक्वल। तो इस प्रकार से आपको मैट्रिक्स के मान निकालने, जैसे भी क्वेश्चन में दिया होगा वैसे आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। इसी प्रकार सेम क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को आप स्वयं करेंगे। 3x3 मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, सेम करना है, जैसे मैंने इस क्वेश्चन को याद सेम उसी क्वेश्चन को करना है 3x3 के। लेकिन 3x3 में आप कैसे मोड A निकालोगे वो अब देखो। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है, हमें वैल्यू निकालनी है। देखो 5 का जो क्वेश्चन हमारे पास है, सेकंड पार्ट हमने लिया है, उन्हें दिया हुआ है 3 1 2 माइनस के 4 1 3 और 5 माइनस के 2 और 1। उन्होंने कहा है इसका मान ज्ञात करना है, यानी कि 3x3 है, सारणी का जो है इसका हमें मान ज्ञात करना है। इसका मान ज्ञात करने के लिए आपको कुछ चीजें समझनी है। आपको देखो मैंने एक चीज बताया था कि जब भी हम सारणी का मान निकालेंगे सबसे पहले ये देखेंगे कि क्या सारणी में 2 रो या 2 कॉलम आपस में इक्वल है, तो ऐसी कोई कंडीशन इसके अंदर नहीं है। क्या इसमें कोई रो या कॉलम 0 0 मिल रहा, ऐसा भी इसके अंदर नहीं है। या किसी रो अथवा कॉलम में सर्वाधिक 0 है, सबसे ज्यादा 0 है, ऐसा भी इसके अंदर नहीं है। जब नहीं है तो मैंने तुम्हें बताया था कि जो हमारे पास सारणी होगी उस सारणी को हम
क्या करेंगे, सीधा प्रसार कर देंगे, उसका एक्सपेंडिंग कर देंगे। इसको कैसे करेंगे, किसी भी रो के सापेक्ष कर सकते हो, तो हम यहाँ पर R1 के सापेक्ष करेंगे। किसके सापेक्ष, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, चाहे आप R2 के सापेक्ष करें, R3 के सापेक्ष, C1 कॉलम के सापेक्ष, C2 से किसी के, कोई भी जो हमारे पास सारणी है उसके मान में कोई चेंज नहीं होगा। अब R1 के सापेक्ष कैसे प्रसार किया जाता है, ध्यानपूर्वक समझना है आपको। सबसे पहले इस एलिमेंट को उठाएंगे जो R1 है, इसके पहले एलिमेंट को, और इसके पहले एलिमेंट को हमने उठाया, कितना है हमारे पास 3, और इस पहले एलिमेंट जिसको हमने उठाया, इसी एलिमेंट के रो और कॉलम को छुपा देंगे। जिस एलिमेंट को उठाएंगे उसी एलिमेंट की रो और कॉलम को छुपा देंगे, और रो कॉलम को छुपाने के बाद हमारे पास 4 एलिमेंट बचेंगे, और इन चारों एलिमेंट को हम लिख लेंगे सारणी के रूप में। जो चारों एलिमेंट हमारे पास हैं, देखो इसकी रो कॉलम को छुपा करके 4 एलिमेंट -2 1, ये हमारे पास बचे। और सारणी का जो रूप होता है चलने का, मैं आपको बताऊं, वो इस प्रकार से चलता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। आप किसी भी तरह से चले, कॉलम में चले, रो में चले, आपको इन चिन्हों को याद रखना है। हालांकि ये चिन्ह कैसे आए आपको आगे बताया जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जब हम इसको लेकर के चलते हैं, दूसरा एलिमेंट माइनस का होता है, लेकिन ये खुद माइनस का है तो -4। बात समझिए ना, ऐसा नहीं है कि ये माइनस का है, माइनस आ गया, हमें चिन्ह यहां से लेना है माइनस का। ये माइनस का है तो -4 लिखेंगे। उसके बाद अब यहां पर देखो, जिस एलिमेंट को लिखेंगे इसकी रो और कॉलम, यानी कि R1 और कॉलम कौन सा है, दूसरा कॉलम, इसको छुपाने के बाद हमारे पास 4 एलिमेंट बचे, 2 एलिमेंट ये और 2 ये, इन चारों एलिमेंट को हम लिख लेंगे। तो हमारे पास बनेगा 1 2 और -2 1, फिर तीसरा यानी कि +5, क्योंकि तीसरा हमारे पास प्लस का होता है। अब इसी प्रकार सेम करना है, इसकी रो और कॉलम को छुपाइए, और रो कॉलम को छुपाने के बाद जो 4 एलिमेंट बचे उनको लिख लीजिए। तो 1 2 1 3 ये हमारे पास है। अब इनको सरल कर दीजिए। जब इसको हम सरल करेंगे तो हमारे पास आएगा, देखो इसकी मल्टीप्लाई 1 में तो कितना आएगा 1, और माइनस जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो -6, लेकिन ये माइनस का है तो माइनस माइनस प्लस, प्लस के 6 हमारे पास, और देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस के 4, फिर यहाँ पर करो कितना बढ़ेगा 1, फिर यहाँ पर देखो चिन्ह माइनस का, अगर ये माइनस तो माइनस माइनस प्लस, और 2 की मल्टीप्लाई 2 में 4 और प्लस के 5। इसी प्रकार यहाँ पर 3 की 1 में 3 और माइनस का चिन्ह आएगा 2 की 1 में 2, तो ये हमारे पास आएगा 3, यहाँ पर हमारे पास 7 प्लस के 4 यानी कि 5 और प्लस के 5, यहाँ पर कितना बचा हमारे पास 1, तो इसकी मल्टीप्लाई कर दो, और प्लस 20 और प्लस के 5, इन सब को आप ऐड कर दीजिए तो हमारे पास बनेगा 46। तो इस प्रकार से आपको सारणी की वैल्यू निकालनी है। तो 3x3 मैट्रिक्स जो हमारे पास डिटर्मिनेंट की होगी उसको आप किस प्रकार से निकालोगे। लेकिन यदि हमारे पास कहीं पर 0 या मान लो 2 0 मिल जाए, चाहे इस रो में मिल जाए, इसमें किसी भी कॉलम में, तो आप मैंने जो आपसे नियम लिखवाया 4 नंबर यानी कि चौथा जो नियम था उसमें यही बताया था कि हम उसके सापेक्ष प्रसार करेंगे जिसमें सबसे ज्यादा 0 होगी, तब आप उसके सापेक्ष प्रसार करो और एक एलिमेंट को आपको करना है, क्योंकि जिस एलिमेंट के शुरू में 0 आ जाएगा वो पूरी जो सारणी होगी हमारे पास वो शून्य प्राप्त हो जाएगी, 0 प्राप्त हो जाएगी। उसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, जो क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, सेम क्वेश्चन है। ऐसी एक मैट्रिक्स दी हुई है, ए बराबर उसने दिया हुआ है, मैट्रिक्स को बना दिया उसने इसको, और मैट्रिक्स उसने कहा ए का मोड ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है, इसका पूरी का मान ज्ञात करना है, इसका मोड ज्ञात करना है। तो हमारे पास जिस प्रकार हमने इसका 3x3 का मान निकाला है, इसी प्रकार आप क्वेश्चन नंबर 6 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 को देखें, इसमें x की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है और बहुत अच्छा प्रश्न है।
देखो क्वेश्चन नंबर 7, हमें x की वैल्यू निकालनी है और उन्होंने क्वेश्चन वहां से दिया हुआ है 2, 5 और 4, 1 इक्वल दिया हुआ है 2x और 6, 4x और उन्होंने कहा x की वैल्यू निकालो और x की वैल्यू हमें याद करनी है। उसके लिए हमें क्या है, दोनों हमारे पास क्या है, डिटर्मिनेट है, दोनों डिटर्मिनेट का मोड यानी कि दोनों की वैल्यू हमें निकालनी है और दोनों की वैल्यू को इक्वल ले लेंगे, हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, x की वैल्यू। तो सबसे पहले इसको मान निकालिए, इसकी जब वैल्यू निकालेंगे तो 2 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कितना आएगा 2, चिन्ह क्या आएगा माइनस, फिर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 20 इक्वल हमारे पास देखो x की मल्टीप्लाई 2x में करो कितना आएगा 2x की पावर 2, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो चिन्ह माइनस का आएगा तो 24 ये हमारे पास। अब देखो यहाँ पर हमारे पास कितना बनेगा माइनस के 18 और 2x स्क्वायर माइनस के 24, इसको इधर ले आइए माइनस के 18 इधर ऐड करेंगे प्लस के और इक्वल 2x स्क्वायर ये हमारे पास, इसमें से इसको घटा दीजिए तो प्लस के हमारे पास कितने बने 6 और 2x स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर इक्वल हमारे पास कितना आया 3, x बराबर हमारे पास प्लस माइनस अंडर रूट 3। तो इस प्रकार से हमें x का मान ज्ञात करना था। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन करने हैं। सेकंड पार्ट दिया हुआ है, सेम क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है आपसे इससे। तो जो हमारे पास डिटर्मिनेंट की पहली एक्सरसाइज थी उसके अंदर यानी कि 4.1 के अंदर आपको जो डिटर्मिनेंट दिए हुए थे उनकी वैल्यू निकालनी थी और इन वैल्यू को निकालना एक ये समझ लिया डिटर्मिनेंट का पहला पैदान है। कल आपको ऑपरेशन के बारे में बताया किस प्रकार आप ऑपरेशन लगा करके क्वेश्चनों को सोल्व करोगे। और यदि आपको कोई भी समस्या है, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, आप जिसको अपना आइडियल मान करके मैथ के अंदर, फिजिक्स के अंदर या केमिस्ट्री कोई सा भी सब्जेक्ट लेकर के पढ़ोगे, आप प्रॉपर तरीके से उन्हीं से पढ़े तो आप अच्छा ज्ञान ले सकते हैं। आप किसी भी जो भी हमारे पास यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे सर पढ़ाते हैं, ठीक है ना, आप जिससे भी पढ़ना पसंद करते हैं उसी से आप टोटल चीज पढ़े तभी आप उसको सीख सकते हैं, वरना आप भटक जाओगे, आप नहीं सीखोगे। क्योंकि बच्चों की यही कमियां होती है, बच्चे जो है ना यूट्यूब पर आपने चैप्टर का नाम डाल दिया डिटर्मिनेंट को पढ़ना है तो उसके अंदर डिटर्मिनेंट बहुत सारे चैनल खुल जाते हैं, बहुत सारे सर पढ़ाने के लिए। तो कभी कोई सी वीडियो इस सर की देख, कभी इस सर की देख वीडियो, तो आपको प्रॉपर ज्ञान नहीं मिल पाएगा। तो आपको यदि कोई समस्या आप नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं और यदि कोई भी इसके चीज समझ में नहीं आए उसको आप हमसे शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ठीक है। धन्यवाद।